नमस्कार दोस्तों, रोहित है। आज हम लोग करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चल रहा है न्यूज में, वह इंडिया यूएस टैरिफ डील। आपको पता है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे थे। अगर आप ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, आपको पता है वह विभिन्न विभिन्न देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। उनकी एक पॉलिसी है अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। उसके तहत 34 से 37% के आसपास टैरिफ उन्होंने चीन पर लगाया है, वियतनाम पर भी लगाया है, मतलब सारे देशों पर उन्होंने टैरिफ लगाया है। और भारत पर तो 50% का भी टैरिफ लगा था। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यह टैरिफ क्यों लगा। फिर हम लोग समझेंगे कि 2 फरवरी 2026 को ऐसा क्या हुआ कि एक सहमति बनती है, एक टैरिफ इंटरिम टैरिफ डील साइन होता है और उसके इंपैक्ट्स क्या हैं। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग का लेक्चर का फ्लो कैसा रहेगा, पहले हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह टैरिफ होता क्या है। ठीक है, ये टैरिफ क्या है भाई। फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस टैरिफ का ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर में अमेरिका का जो ट्रंप है, ऐसा तो नहीं है कि पागल है और ऐसे ही लगा दिया। कुछ तो स्थिति बनी होगी कि जिसके कारण अमेरिका ने टैरिफ को लगाया। व्हाई द टैरिफ वाज imposed by United States of America on India. It has to be categorically noted that America is one of the largest trading partner of the India. और हमारा जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड होता है वह ट्रेड सरप्लस है। सारा चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि यह जो डील साइन हुआ, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और अगर यह डील साइन हुआ है तो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो हम लोग इसका पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द डील देखेंगे, नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द डील देखेंगे कि क्यों भाई भारत में इसका विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है। और पांचवा हम लोग आगे का रास्ता देखेंगे कि क्या होना चाहिए और भारत को क्या सीख लेने की जरूरत है, तो वे फॉरवर्ड को भी देखेंगे। साथियों, एक चीज को याद रखना कि यह हर चीज आपदा में अवसर है। यह जो ट्रेड डील हुआ है, इससे भारत क्या सीखा है। और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया का फिर से नारा देने लगे हैं। यह केवल इसका दिया हुआ है। कौन सीखा है सिर्फ बातों से। जॉन एलिया की लाइन है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है। तो यह जो ट्रंप ने जो टैरिफ वार किया, यह एक हादसा की तरह था जिससे हम लोगों ने सीख लिया और मेक इन इंडिया का राग फिर से हम लोग अलाप रहे हैं और कम से कम इस बार बहुत सीरियसली है। इन सारे चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इंडिया यूएस टैरिफ वार हुआ, इसमें आप देखिए कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया और फिर आगे बढ़ता है। तो आज हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये टैरिफ होता क्या है, व्हाट दिस टैरिफ इज ऑल अबाउट। ये टैरिफ क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, टैरिफ इज अ टैक्स इंपोज्ड बाय वन कंट्री। बहुत लेमैन टर्म्स में हम लोग देखना चाहते हैं कि टैरिफ क्या है। एक टैक्स है। इट इज अ टैक्स इंपोज्ड बाय वन कंट्री, बाय एनी कंट्री ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड मतलब क्या होता है, आयात की गई वस्तुओं पर जो देश टैक्स लगाता है उसको आप टैरिफ कहते हैं। इट इज अ टैक्स इंपोज्ड बाय एनी कंट्री ऑन इंपोर्टेड गुड्स। तो ये क्या हुआ, आप बोलेंगे कि मास्टर ये तुम बताओ कि ये क्या हो गया, और अगर है तो हम लोग टैरिफ क्यों लगाते हैं, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर देखो कि ये भारत है। भारत एक सामान बनाता है जिसका सब सामान का नाम है ए। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यहां की भी कंपनी जो सामान बनाती है उसका नाम है ए। ए जो सामान है वह सेम इन कंपोजिशन है, सेम इन लेंथ है, सेम इन वेट है, सेम इन क्वालिटी वाइज है। जो अमेरिका में बन रहा है, सेम क्वालिटी का सब्सटेंस भारत में बन रहा है। पर जो भारत में चूंकि लेबर सस्ता है, तो भारत में वो सामान जो बना वह 100 रुपया में बना। अमेरिका में चूंकि लेबर महंगा है, इसलिए मानते हैं कि यह सामान अमेरिका में 110 रुपया में बना। जबकि सच्चाई यह है कि दिस सब्सटेंस ए, जो सामान ए है, इट इज सेम इन द क्वालिटी एज इन यूएसए एज इन भारत। दोनों जगह में उसका क्वालिटी सेम है। अब क्या हो रहा है कि भारत में 100 है, यहां पर 110 रुपया में है। भारत ये जो सामान है इसको अपने बाजार में, विश्व के बाजार में बेचने की कोशिश करता है, अमेरिका के बाजार में बेचने की कोशिश करता है। तो अमेरिकी सरकार कहती है कि भाई सब्सटेंस ये तो हम भी बना रहे हैं, अगर तुम मेरे सामान को मेरे मार्केट में बेचोगे तो हम तुम पर एक टैक्स लगाएंगे। अमेरिका कहता है कि हम इस पे 20% का टैक्स लगा दिए। जब अमेरिका कह रहा है कि 20% का टैक्स लगाए, इसका मतलब कि जो सामान भारत में 100 रुपया में मिल रहा था, अब अमेरिका में कितने में मिल रहा होगा,
120 रुपया में मिल रहा होगा। और ये जो टैक्स अमेरिका आयात की गई सामान पर लगा रहा है, इसी को आप टैरिफ बोलते हैं। पर अमेरिका ने क्यों 20% का टैक्स लगाया? अब ये जो सामान ए है, जो भारत वाला सामान है, ये मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में 120 रुपया में बिक रहा होगा और वहां का जो कंपनी है 110 रुपया में बेच रहा होगा। अमेरिका ने यह जो टैरिफ लगाया, ये सही किया कि गलत किया? भाई इसलिए किया क्योंकि यह अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हब को बचाना चाहता था। और इसमें क्या गलती है? कोई भी देश अगर अपने कंपनीज को बचाने की कोशिश कर रही है तो इसमें क्या दिक्कत है? तो यह अपने डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए जो टैक्स लगा रहा है, यह टैरिफ है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। आर यू गेटिंग दिस? हम लोग अभी अमेरिका के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। फिर तुम देखो कि मानते हैं कि यह टैरिफ नहीं लगा रहा होता अमेरिका, तो भारत का सामान 100 रुपया में मिल रहा होता। जब भारत का सामान 100 रुपया में मिल रहा होता तो अमेरिकन कस्टमर भारत का सामान को खरीद रहा होता, अमेरिका की जो फर्म से, अमेरिका के जो कंपनी से जो सामान बना हुआ था उसको नहीं खरीद रहा होता। ऐसी परिस्थिति में यह जो अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना हुआ था, यह क्या होगा? बंद हो जाएगा। यहां पर जो अमेरिकन लोग काम कर रहे थे, इनकी नौकरी चली जाएगी। जब यहां पर नौकरी चली जाएगी और अमेरिकन फर्म क्लोज हो जाएगा, इस स्थिति में क्या हुआ? अमेरिका में जॉब का क्राइसिस हो जाएगा। तो यह जो टैरिफ लगाया अमेरिका ने हमारे सामान पर, वह क्यों लगाया? टू हेल्प इट्स डोमेस्टिक कंपनी। वह क्यों लगाया? टू प्रोटेक्ट द जॉब्स। यस और नो? इसीलिए लगा रहा है। यहां तक तो सिनेरियो बहुत अच्छा लग रहा है कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस टैरिफ। बात समझ में आ रहा है? पर यह जो सामान है, यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। आजकल छोटा देश नहीं रहा है, बदमाश देश बन गया है। आजादी के समय बोलता था हेल्प मी हेल्प मी, अब गरियाता है हम लोग को। ये जो बांग्लादेश है, ये भी वही सामान को बना रहा है जिसका नाम है ए। सेम इन लेंथ, सेम इन क्वालिटी, सेम इन द क्वांटिटी, सेम इन द क्वालिटी। अब बांग्लादेश से जब ये सामान अमेरिका जा रहा है तो अमेरिका इसको कहता है कि तुम पे भाई हम जो टैरिफ लेंगे वह 10% लेंगे, या तुम्हारा टैरिफ हम 0% लेंगे। अब यहां पर तुम देखो, ये जो बांग्लादेश से सेम सामान जब जा रहा है अमेरिका के मार्केट पे, तो कहता है कि तुम्हारा टैरिफ मात्र 10% लेंगे या 0% लेंगे। हमारा कह रहा है कि टैरिफ 20% लेंगे। इसका मतलब कि जो बांग्लादेश से सेम सामान जा रहा है, उसके जो तुम टैरिफ में चेंज कर रहे हो, इसका मतलब कि जो तुम टैरिफ का मेन मकसद तुम्हारा था डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, वहां तक तो सही था। पर वह सेम टैक्स दूसरे देश के साथ तुम नहीं लगा रहे हो, और यहां पर टैरिफ प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। क्यों नहीं लगाते हो? क्योंकि तुम किसी और देश को पेनलाइज करने की कोशिश करते हो। टैरिफ के थ्रू, टैरिफ बस एक मोहरा है, चाल कुछ और है। तुम हमको पेनलाइज करने के लिए जब तुम कोशिश करते हो, तब यह जो टैरिफ है, इट लूजेस इट्स मकसद। जो उसका मकसद है, जो उसका टारगेट है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उसको वो लूज कर जाता है। समझ में आ रहा बात आपको? तो टैरिफ पर से सही है कंसेप्ट वाइज, पर टैरिफ तुम जब स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तब टैरिफ जाकर गलत हो जाता है। जैसे भारत के दृष्टिकोण से तुम देखोगे तो 2 फरवरी के डील के पहले अमेरिका ने 50% टैरिफ मारा। वो बोला कि 25% जो टैरिफ है यह रेसिप्रोकल टैरिफ है, मतलब तुम हम पे लगाना, हम तुम पे लगाएंगे। और जो 25% जो टैरिफ है यह प्यूनिटिव टैरिफ है। प्यूनिटिव टैरिफ का मतलब क्या होता है? कि हम पेनाल्टी तुमको लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि तुम रशियन तेल खरीद रहे थे। तो भाई यह जो टैरिफ वार की बात हो रही है, वह इसलिए हो रही है क्योंकि टैरिफ अगर तुम डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था। टैरिफ तुम अपने जॉब्स को सिक्योर करने के लिए लगाते तो कोई दिक्कत नहीं था। बट यू आर इंपोजिंग द टैरिफ जस्ट टू सेटल द स्कोर। आप रसिया को प्रताड़ित करना चाहते हैं, विश्व का आप डॉन बनना चाहते हैं, उससे टैरिफ लगा रहे हैं कि आप तुम रसिया से तेल मत खरीदो, इसलिए हम तुम पे टैरिफ लगा रहे हैं। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ टैरिफ वार। टैरिफ पर से, माय होल सबमिशन इज, टैरिफ पर से इज नॉट रॉन्ग, बट व्हेन द टैरिफ इज वेपनाइज्ड टू सेटल द स्कोर, देन इट इज अ टैरिफ वार। तब यह बहुत खतरनाक है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट्स वेरी टर्स एंड क्लियर। अब अमेरिका क्या कह रहा है? जब ट्रेड डील साइन हो गया है जो 2 फरवरी वाला, तो यह जो रेसिप्रोकल टैरिफ है इसको कह रहा है कि हम 18% कर देंगे, और यह जो प्यूनिटिव टैरिफ है इसको खत्म कर देंगे, मोटा मोटी। तो अब जो इफेक्टिव टैरिफ जो अमेरिका लगा रहा है वह तकरीबन 18% के आसपास लगा रहा है। कुछ सब्सटेंस जो है एग्जेम्प्टेड हैं, पर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस जो हैं, जो गुड्स हैं, जो उस पर 18% का वो टैरिफ लगा रहा है। तो प्यूनिटिव टैरिफ को खत्म किया
और 25% से घटा के 18% किया। और यही जो लबोलुबाब सार है, जो 2 फरवरी का इतना धूम धड़ाका जो डील हुआ है 2026 का, उसका लबोलुबाब सार है कि 50% जो टैरिफ था उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। तो मेरा सिंपल सबमिशन ये था कि टैरिफ शैल नॉट बी इट शुड नॉट बी अंडरस्टूड इन अ रॉन्ग वे कि भाई टैरिफ गलत ही है। नहीं, टैरिफ सही है, बट टैरिफ को जब तुम स्कोर को सेटल करने के लिए इस्तेमाल करते हो तब जाकर टैरिफ खतरनाक हो जाता है, तब जाकर टैरिफ बहुत दर्दनाक हो जाता है। अब तुम देखो आज के समय में स्थिति क्या है। आज के समय में मानते हैं कि हम टाटा कर्व ईवी गाड़ी खरीद रहे हैं, मान के चलो हम टाटा कर्व गाड़ी खरीद रहे हैं ईवी। तो ये जो गाड़ी है इसका बैटरी क्या भारत में बन रहा होगा? जरूरी नहीं है मेरे भाई, हो सकता है इसका बैटरी चाइना से आ रहा होगा। हो सकता है कि इस गाड़ी का टायर जो है वह भारत में बन रहा होगा। हो सकता है इस गाड़ी में पूरा ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इसका जो चिप है वह चाइना में बन रहा होगा। हो सकता है इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है वह ताइवान से आ रहा होगा। हो सकता है इस गाड़ी का जो हैंडल है वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आ रहा होगा। और सारा चीज जो है भारत में जाकर असेंबल हो रहा होगा, किसी फैक्ट्री में असेंबल हो रहा होगा। ऐसे ही तो होता है। यह जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है इसी को तुम कहते हो सप्लाई चेन। बहुत अगर लेमैन लैंग्वेज में देखें तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई जो सप्लाई चेन है वह पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम लोग पूरा जो है विश्व जो एक ग्लोबल मार्केट बन चुका है, वैश्वीकरण के कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है भारत में, सामान को ताइवान से मंगा रहा है, कुछ सामान को अमेरिका से मंगा रहा है, कुछ को जापान से मंगा रहा है, कुछ को साउथ कोरिया से मंगा रहा है। तो यही चेन है, इसी को तुम सप्लाई चेन कहते हो कि सब चीज आ रहा है, एक जगह असेंबल हो रहा है, जिसको आप इंटीग्रेशन फैक्ट्री बोलते हैं, जहां पर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, असेंबली लाइन बोलते हैं उसको। तो मोटा मोटी ये जो सप्लाई चेन का कंसेप्ट है। अब तुम देखो कि हो क्या रहा है। अब अमेरिका और भारत ने टैरिफ वार छेड़ दिया। जो ट्रंप है, ऐसा नहीं कि भारत के साथ ही केवल टैरिफ वार छेड़ा है, चाइना के साथ, वियतनाम के साथ, सबके साथ छेड़ा है। क्यों छेड़ा है उसको हम लोग डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पर एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि अगर भारत और अमेरिका में ट्रेड वार हो रहा है, टैरिफ वार हो रहा है, तो अगर तुम हम पे टैरिफ लगाओगे तो हम भी तुम पे टैरिफ लगाएंगे। अगर अमेरिका चाइना पे लगा रहा है तो चाइना भी अमेरिका पे लगा रहा है। तो अगर तुम इस तरह से ट्रेड वार करोगे तो उससे ग्लोबल ट्रेड स्लो हो जाएगा। आईएमएफ कहता है कि अभी स्थिति ये हो चुका है, जब चैट जीपीटी का जमाना है तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश कर रही हैं। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करने के लिए और हमारे पास डेटा चाहिए तो डेटा सेंटर का निर्माण हो रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है, डेटा सेंटर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके हिसाब से जो ग्लोबल ग्रोथ ऑफ ट्रेड होना चाहिए था, पूरे विश्व का जो ग्लोबल ग्रोथ ऑफ द ट्रेड होना चाहिए था, वह तकरीबन 3.8% होना चाहिए था। पर इस ट्रेड वार के चलते, इस टैरिफ वार के चलते यह जो ग्रोथ होना चाहिए था उतना ग्रोथ नहीं हो पाता है। और अभी जो 2026 में एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है वह 3.3% के आसपास है। तो तुम बोलोगे मास्टर तुम्हारा ये आंकड़ा हम कैसे मानेंगे? मेरा आंकड़ा मत मानो भाई। आईएमएफ अपने रिपोर्ट में कहता है, आईएमएफ अपना एक रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2026। उसके हिसाब से आईएमएफ कहता है कि विश्व का जो ग्रोथ रहेगा वह 3.3% रहेगा, जो होना तकरीबन 3.8% होना चाहिए था। पर इस टैरिफ वार ने इस ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है, इस ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। इस चीज को ध्यान रखोगे तो चीजें आसान रहेंगी। तो इस टैरिफ वार के कारण, इस ट्रेड वार के कारण जो ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है उस पर क्या फर्क पड़ रहा है? ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन गिर चुका है, स्लो हो चुका है। सेकेंड, सप्लाई चेन का रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। मानते हैं कि भारत में कोई सामान है, जब भारत में कोई सामान है, कंपनी ए बना रहा था, अब यह सामान को वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भेज रहा था। अब यहां पर जो सामान जा रहा था उस डील के पहले वह 50% टैरिफ लग गया उस पर। तो यह फैक्ट्री तो बंद नहीं करेगा। यह क्या कर रहा था कि यह सामान को बांग्लादेश भेज दिया या ऐसा देश भेज दिया, थाईलैंड भेज दिया, जहां पर टैरिफ कम लगा रहा था। तो अपने सामान को रीरूट कर दिया बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भेज दिया। तो यहां पर तुम ग्लोबल सप्लाई चेन क्या हो रहा है, यहां पर तुम देखो कि कपल कर रहा है और डिकपलिंग हो रहा है। कपलिंग एंड डिकपलिंग हो रहा है। क्या होता है कपलिंग एंड डिकपलिंग? कपलिंग एंड डिकपलिंग का मतलब हो रहा है कि भाई सप्लाई चेन में जो मैन्युफैक्चरर है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भेजे। अब देखो, वो सामान को तो भेजेगा अमेरिका, जब सामान को भेजेगा अमेरिका तो पहले डायरेक्ट
भारत से अमेरिका भेज रहा था, अब रीरूट कर रहा है। इसके कारण तुमको नहीं लगता है कि टाइम का डिले हो रहा होगा? मानते हैं कि एक कार को अमेरिका में बनने में 10 दिन लग रहा था। इस डिले के कारण जो भारत से मानते हैं कि टायर जा रहा था वहां पर सप्लाई चेन के थ्रू, तो इस डिले के कारण वही जो कार है वह 15 दिन में बन रहा होगा। जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता है, प्रोडक्शन टाइम बढ़ता है, तो ये जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं ये लोन लिए रहते हैं, तो इनका इंटरेस्ट बढ़ता है। इंटरेस्ट बढ़ने के कारण तुम देखोगे कि आईएमएफ कहता है कि जो कॉस्ट हर प्रोडक्ट का विश्व स्तर पे 10 से 15% बढ़ गया। इस टैरिफ वार के कारण जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वह बढ़ जा रहा है। तो यह जो टैरिफ वार के कारण आप देख रहे हैं कि चीजें डिले हो रही हैं, डिले इन द प्रोडक्शन हुआ, उस डिले इन प्रोडक्शन का एक कॉस्ट है, और वह जो कॉस्ट है 10 से 15% बढ़ जाता है। इसके कारण आप देखेंगे कि ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन हो गया। जैसे एक देश दूसरे देश पर टैरिफ वार छेड़ेगा, दूसरा देश भी रिटेलिएट करेगा, वो तो चुप नहीं रहेगा। जब दूसरा देश भी रिटेलिएट करेगा तो यह एक वार का रूप ले लेता है, और यह बहुत खतरनाक है, बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द यूनिवर्सलिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है कि विश्व में जो ट्रेड होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि दो देशों में जो टैरिफ होना चाहिए वह ना के बराबर होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जब आप टैरिफ वार छेड़ते हैं तो उस परिस्थिति में जो आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिलकर बनाया है, जो ट्रेड को रेगुलेट करेगा, उसके होल पर्पस को आप डिफीट करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के यूनिवर्सलिटी को आप खारिज करते हैं, और जब मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन कोलैप्स करती हैं तो पूरा जो विश्व का आर्किटेक्चर है वह धड़ाम से गिरता है। इट इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द टैरिफ इन द ट्रेड। अगर तुम टैरिफ लगाते हो डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम टैरिफ लगाते हो जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर यहां पर तुम टैरिफ क्या लगा रहे थे? स्कोर को सेटल करने के लिए, कि तुम रशियन तेल खरीदे, इसलिए रसिया से तुमको चूंकि स्कोर सेटल करना था, उसके लिए तुम लगा रहे थे। तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तुम ट्रेड वार पर आ गए, जो कि इट इज अगेंस्ट द बेसिक टीनेंस ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ट्रेड में ट्रेड का मसला रहता, वह तो जियो पॉलिटिकल इशू को तुम उसमें लाकर टैरिफ के थ्रू पेनलाइज कर रहे हो। अब हम लोग देखते हैं सॉरी, कि जो अमेरिका जो टैरिफ लगाया हम लोग पर कितना हद तक सही है। भाई अगर अमेरिका लगा रहा है तो अमेरिका का जो ट्रंप है, ही इज आंसरेबल टू द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट? तो अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वह कितना हद तक सही है जो टैरिफ लगा रहा है। हाउ फार द 50% टैरिफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वैलिड, कितना तक सही है? पहली बात यह है कि एक चीज तुम समझने की कोशिश करो कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। अब यहां से ध्यान से देखो, भारत और रसिया का जो ट्रेड होता है वह भारत कितना एक्सपोर्ट करता है? यूएसडी 5 बिलियन, अप्रोक्सीमेटली 5 बिलियन का हम एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, चाइना को हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं? यूएसडी 15 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग रेज कर रहे हैं। हम लोग अब देखने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिकन लेंस से। अगर तुम अमेरिका का देखोगे तो भारत 80 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। अब रसिया से हम लोग 5 बिलियन का सामान बेचे हैं और खरीदे कितना है? डॉलर 63.5 बिलियन के आसपास का सामान हम खरीदे हैं। इसका मतलब कि यह जो ट्रेड है यह ट्रेड डेफिसिट है, यह व्यापार घाटा हुआ है, क्योंकि इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशियरी रसिया हुआ। हम तो 5 बिलियन का सामान बेचे हैं और 63.5 बिलियन का सामान आयात किए हैं, इंपोर्ट किए हैं। यहां पर भी ट्रेड डेफिसिट है चाइना के केस में। अमेरिका के केस में ट्रेड सरप्लस है। जब ट्रेड सरप्लस कितने का है? तकरीबन अगर तुम 2025 में तुम देखोगे तो 40.82 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है। भाई मेरा रसिया के साथ कोई भी संबंध हो, पर एक चीज तो यहां पे समझ में आ रहा है कि इकोनॉमिकली यहां पर रसिया हमसे बेनिफिट कर रहा है। यहां पर समझ में आ रहा है कि बेनिफिट हम और हमारे और अमेरिका के संबंध में बेनिफिशियरी हम हैं। तो ये बात अमेरिका के ट्रंप को भी समझ में आ रहा था और वहां के लोगों को भी समझ में आ रहा है कि इंडिया यूएस संबंध में बेनिफिशियरी कौन है? भारत बेनिफिशियरी है, वह ट्रेड सरप्लस में है 2025 के आंकड़ा के हिसाब से। अगर इसको तुम प्लॉट में देखोगे तो तुम ऐसे देखो कि भारत ये है, जो ट्रेड हुआ है इसमें क्या स्थिति है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लॉस में है, भारत बेनिफिट में है। तो ये बात समझ में आ रहा था ट्रंप को कि देयर इज अ ट्रेड इंबैलेंस। ऐसा नहीं है कि वो नशा में आकर लगा दिया है इन पे कि भाई तुमको हम पेनलाइज करेंगे, नहीं।
बहुत दिन से बोल रहा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द ट्रेड इम्बैलेंस, इसको आप सही करिए, पर हम लोग सही नहीं कर रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज, यह जो ट्रेड इम्बैलेंस हुआ, उसके बाद अमेरिका क्या कहा? उसके बाद अमेरिका कहा कि इस ट्रेड इम्बैलेंस को सही करने के लिए आप क्या करिए, आप हमसे एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन करिए। अब इस ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने के लिए निगोशिएशन पे निगोशिएशन चल रहा है और उस निगोशिएशन का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि ट्रेड इंबैलेंस तो था, अमेरिका कह रहा है कि निगोशिएशन करिए, आप निगोशिएशन नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह मजबूर होता है कि आप पे टैरिफ लगा देता है। फिर तुम देखो कि जब पहला ट्रेड इंबैलेंस, सेकेंड फेलियर ऑफ द निगोशिएशन नहीं हो पाता है, इसके कारण ऐसा होता है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब से ट्रंप आया है, तो ट्रंप का क्या है? अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप की पॉलिसी ही है अमेरिका फर्स्ट। ट्रंप आया ही इसी ग्राउंड पर है कि अमेरिका फर्स्ट, तो अमेरिकन जॉब का प्रायोरिटी रखेगा, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का प्रायोरिटी रखेगा, अमेरिकन हितों को वह सबसे ऊपर रखेगा। वह ग्लोबल ट्रेड से उसको कोई मतलब नहीं है। वह बोलता है कि हम अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पर रखेंगे, सबसे ऊपर रखेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिज्म के कारण वह टैरिफ लगाया है, अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लगाया है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण हुआ रसिया फैक्टर। बार बार आपको पता है कि विश्व स्तर पर क्या हो रहा है, विश्व स्तर पर अभी भी दो ध्रुव बना हुआ है। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, एक तरफ रूस है। आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन का लगातार युद्ध हो रहा है। अमेरिका इसमें इनडायरेक्ट पार्टनर है, अमेरिका इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। अब स्थिति यह हो रहा है कि रसिया को सैंक्शंस लगे हुए हैं, रसिया ट्रेड नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में रसिया का तेल लाइफलाइन है, वायल लाइफलाइन है, वह हमको बेच रहा है और हम खरीद रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका को लगता है कि भारत इनडायरेक्टली रसिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पूरे विश्व ने उस पर सैंक्शंस लगाया है, पर भारत उसका ट्रेड खरीद के उसको इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है। तो रसिया के साथ इनडायरेक्ट खड़ा होना एक मेजर इरिटेंट के रूप में दिखता है, विजुअल होता है, और ऐसी परिस्थिति में कोई भी होगा तो वह आप पे पेनाल्टी लगाएगा। हाई टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, वो तो हमारे ऊपर कुछ नहीं लगाए हुए था, पर आपको पता ही है कि देश के बाबू लोग कैसा है। अब अमेरिका से कोई सामान आ रहा है तो उसको 10 दिन उसको पोर्ट पर खड़ा कर देता है कि फाइल लाइए, ये लाइए, वो लाइए। आपको पता है कि किस लिए करता है? केवल अपना कमीशन खाने के चक्कर में रहता है। तो नॉन टैरिफ बैरियर जो है सॉरी, एक इनविजिबल वाल की तरह काम करता है। आपको दिखता नहीं है, पर एक इनविजिबल वाल है। इन वाल क्या करता है? बाहर के सामान को अंदर आने से रोकता है। तो यह जो नॉन टैरिफ बैरियर है, एक इनविजिबल वाल है, जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको स्लो करता है। और अमेरिका में ये सब कल्चर नहीं है। अमेरिका में सारा चीज टेक्नोलॉजी बेस्ड है, अमेरिका में सारा चीज सिंगल विंडो क्लियरेंस पे होता है। जब वो भारत में ट्रेड करने आता है तो उसके सामान खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाता है, पेरिसेबल गुड्स खराब हो जाता है। इन बाबुओं के चक्कर में उसको क्लियरेंस देने में ये सब कारण वो बहुत परेशान था। तो नॉन टैरिफ बैरियर के लिए बार बार वो कह रहा था कि अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करिए। हम लोग नजरअंदाज कर रहे थे, अंत में वो तंग होकर, परेशान होकर हम पर टैरिफ लगाता है। ये जो चीजों को हम देखे हैं, यह अमेरिकन लेंस से हम लोग देख रहे हैं। तो अमेरिका ने क्या किया कि 50% हम पे टैरिफ लगाया। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था, 25% क्या था? प्यूनिटिव टैरिफ था। प्यूनिटिव टैरिफ क्या था? रशियन तेल खरीदने के कारण। और यहीं पर यह टैरिफ वार का नाम हुआ, क्योंकि अगर आप टैरिफ अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते तब तक तो ठीक था, पर आपने प्यूनिटिव टैरिफ लगाया रशियन तेल खरीदने के लिए, और यहीं पर यह प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि आपने स्कोर सेटल करने की कोशिश करी। अब मेरे भाई स्थिति क्या हो रही है, अब इसको तो देखने की कोशिश करो। अब यहां पर देखो कि भारत का रिस्पॉन्स कैसा था। जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया तो हमको एक चीज तो समझ में आया कि भाई अमेरिका के साथ जो हमारा संबंध है, इसमें कौन बेनिफिशियरी है? हम लोग बेनिफिशियरी हैं। क्यों? यह जो ट्रेड है, यह ट्रेड सरप्लस का सौदा है। वह ज्यादा हमसे खरीदता है, हम उससे कम खरीदते हैं। रसिया के साथ हम इकोनॉमिकली बेनिफिशियरी नहीं है। चीन के साथ चीन बेनिफिशियरी है, हम बेनिफिशियरी नहीं हैं। इसके साथ हम बेनिफिशियरी हैं, वो बेनिफिशियरी नहीं है। अब इंडिया का रिस्पॉन्स कैसा था? इंडिया का रिस्पॉन्स पूरे विश्व ने कहा कि बहुत ही कैलिब्रेटेड था। कोई स्टेटमेंट ना प्रधानमंत्री जी ने दिया, ये ट्रंप उकसा रहा था, ना प्रधानमंत्री जी ने दिया, ना ही कॉमर्स मिनिस्टर ने दिया। तो हमारा जो स्टैंड था वह बहुत ही कैलिब्रेटेड था। हमारा जो स्टैंड था बहुत ही प्रैग्मेटिक था, बहुत ही प्रैक्टिकल था। हमारा जो स्टैंड था बहुत ही मल्टी डायमेंशनल था, और पूरा विश्व ने इसकी बहुत ही
प्रशंसा की है कि भारत का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही कैलिब्रेटेड, मल्टी डायमेंशनल और प्रैक्टिकल अप्रोच था। तो अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि भाई पूरा विश्व में तारीफ हो रही है कि भारत से सीखने की जरूरत है, कि उसके कितना भी उकसाने के बावजूद भारत रिटेलिएट नहीं किया। पहला भारत ने क्या किया कि जैसे हमको यह पता चला कि वर्ल्ड लेवल पर यह ट्रेड को स्लो करेगा, हमारे एक्सपोर्ट को बाधित करेगा, अब कुछ हम लोग को आंकड़ा समझ में आ जाना चाहिए। पहला आंकड़ा यह है कि हम लोग अमेरिका को मुख्य रूप से जो एक्सपोर्ट करते हैं उस सामान में क्या है, जेम्स एंड ज्वेलरी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग लेदर उसको एक्सपोर्ट करते हैं। और यहां पर ध्यान रखना कि टेक्सटाइल और लेदर जो होता है यह लेबर इंटेंसिव सेक्टर होता है, और इस लेबर इंटेंसिव सेक्टर में मुख्य रूप से एमएसएमई उद्योग होते हैं। एमएसएमई उद्योग मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम इंडस्ट्रीज। ये जो एमएसएमई उद्योग हैं ये लाइफलाइन है भारत के इंप्लॉयमेंट का, मैक्सिमम लोग एमएसएमई सेक्टर में इंप्लॉयड है। अब तुम ध्यान रखना कि जो भारत अगर 100 रुपया का एक्सपोर्ट करता है तो इसमें 19 रुपया का एक्सपोर्ट जो होता है 19% एक्सपोर्ट अमेरिका को करता है। तो जैसे उसने टैरिफ 50% लगाया, भारत को समझ में आया कि हमारे एक्सपोर्ट को वो डैमेज कर देगा। जैसे एक्सपोर्ट को डैमेज करेगा तो जो हम विदेशी करेंसी जो डॉलर्स वगैरह गेन करते हैं वहां पर नुकसान होगा, हमारा एमएसएमई सेक्टर हिट हो जाएगा। फॉर योर नॉलेज आई मस्ट मेंशन दिस दैट जो लेदर इंडस्ट्री है वो, हम लोग लेदर कहां पहनते हैं भारत में, तुम देखते हो लेदर कोई पहनता है, इतना महंगा होता है कोई पहनता ही नहीं है। हम लोग तो एक्राइलिक वगैरह का सामान पहनते हैं बेसिकली। लेदर का सब्सटेंस अमेरिका में बहुत इस्तेमाल होता है, और 100 रुपया का अगर हम लोग लेदर एक्सपोर्ट करते अगर बनाते हैं तो 80 रुपया का लेदर हम लोग एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वह जो एक्सपोर्ट करते हैं वह मुख्य रूप से हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। 80% ऑफ द लेदर इज एक्सपोर्टेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, माय डियर फ्रेंड। ऐसी स्थिति में भारत को समझ में आया कि मुख्य रूप से हमारा एमएसएमई उद्योग मार खाएगा, मुख्य रूप से हमारा एक्सपोर्ट मार खाएगा, तो इस एक्सपोर्ट को हमको क्या देना होगा। अभी क्या हो रहा था कि कुछ सामान भारत में बिक रहा था, कुछ सामान अमेरिकन मार्केट में विदेश में बिक रहा था। तो अमेरिकन मार्केट में नहीं बिक रहा है, इसका मतलब कि जो डोमेस्टिक मार्केट है इसी को फैला दिया जाए, डोमेस्टिक मार्केट को ही एक्सपैंड कर दिया जाए। तो क्या करता है भारत सरकार, बहुत कैलिब्रेटेड अप्रोच लेकर आता है। पहला कदम उठाता है कि जो 2026 का बजट प्रस्तुत होता है उसमें भारत सरकार क्या करता है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इनको कंसेशन दे देता है। और यह जो कंसेशन होता है यह वन टाइम कंसेशन होता है। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जैसे अगर तुम बिहार में तुम देखोगे तो बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, एक कुमारबाग में बन रहा है, एक नावानगर में बन रहा है। कुमारबाग वेस्ट चंपारण में है, नावानगर बक्सर में है। तो यह जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, दीज आर कंसिडर्ड एज द फॉरेन एरिया, ये विदेश का एरिया हम लोग मान के चलते हैं। और यहां से जो सामान बनता है वह मुख्य रूप से एक्सपोर्ट होता है, इसको आप विदेश में भेजते हैं, यह बहुत कम डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम होता है। तो भारत सरकार ने इसको वन टाइम कंसेशन दिया और बोला कि तुम भारत के डोमेस्टिक एरिया में भी एक मिनिमम टैक्स देने के बाद तुम बेच सकते हो। तो मुख्य रूप से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा था। एक्सपोर्ट वाले जितने भी मैन्युफैक्चरिंग हब थे वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में थे। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 2026 के बजट में भारत ने प्रावधान कर दिया कि भाई तुम वन टाइम कंसेशन तुमको दे रहे हैं कि तुम भारत के डोमेस्टिक मार्केट में बेच लो। यूजुअली ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो प्रोडक्ट होते हैं वह भारत के डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेचे जाते हैं, मुख्य रूप से वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। क्योंकि टैरिफ के कारण हमारा एक्सपोर्ट मार खा रहा था, तो दिस स्टेप ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट वाज वेरी प्रैग्मेटिक, it was more calibrated, and it was in response to the tariff of the United States of the America. Hence worldwide ये कहा जा रहा है कि भारत का जो रिस्पॉन्स था बहुत ही प्रैग्मेटिक था, कैलिब्रेटेड था और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल था। तो मल्टी डायमेंशनल कैसे था, तो भाई हमने एसीजेड को बचा लिया, अपने एक्सपोर्ट को बचा लिया, पर टेक्सटाइल मुख्य रूप से इंपैक्ट हो रहा था। क्यों टेक्सटाइल इंपैक्ट हो रहा था, क्योंकि जब तुम 50% टैरिफ हमारे ऊपर लगाए तो वर्ल्ड मार्केट में, अमेरिकन मार्केट में हम कंपीट किससे करते हैं, वियतनाम से, थाईलैंड से, बांग्लादेश से, तो हम इनसे कंपीट करते हैं। 50% का टैरिफ था। अगर तुम देखोगे तो वियतनाम पे तकरीबन 20% का टैरिफ लगाए हुए था, बांग्लादेश पे तकरीबन 20% का टैरिफ था, और हम पे 50% टैरिफ था इस डील को साइन होने के पहले। उस स्थिति में हमारा जो एक्सपोर्ट, जो टेक्सटाइल था, वह बहुत ही इंपैक्ट हो रहा था। और टेक्सटाइल एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, एमएसएमई सेक्टर मुख्य रूप से इसको बनाता है। तो भारत सरकार फटाक से बजट में क्या करता है, वह 5 पॉलिसी लेकर आता है, 5 स्कीम लेकर आता है
टेक्सटाइल उद्योग के लिए। जैसे कि टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम 2026 के बजट में लाता है और इसके तहत कहता है कि जो भी टेक्सटाइल मशीनरी है इसको तुम अपग्रेड करो, नया टेक्नोलॉजी पर लेके जाओ, हम पैसा तुमको देंगे, हम लोन देंगे। जब तुम नया टेक्नोलॉजी लेकर आओगे, नया मशीन लेकर जाओगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो तुम्हारा सामान सस्ता हो जाएगा। भारत सरकार तुरंत नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम लेकर आता है, जो हमारे वीवर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले लोग हैं, उनको हेल्प प्रदान करता है, हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करता है, उनको मार्केट एक्सेस देता है, उनको ट्रेनिंग देता है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देता है, बोलता है कि आप अपने सामान को बनाइए, डोमेस्टिक मार्केट में बेचिए, हम आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे। सो दिस अप्रोच इज मल्टी डायमेंशनल। आप देखिए एसीजेड को टैकल कर रहे हैं, आप टेक्सटाइल सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह से भारत का जो अप्रोच था, इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटेशनल अप्रोच, भारत का अप्रोच प्रैग्मेटिक था, कैलिब्रेटेड था, मल्टी डायमेंशनल था। फिर क्या करता है भारत? तुरंत भारत जीएसटी रैशनलाइजेशन पे चला जाता है। भारत को समझ में आ गया कि भाई अमेरिका में मार्केट स्लो हो चुका है, अमेरिका मेरा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हम लोग का जो जीएसटी लगता था वह क्या था? 4 टियर्ड स्ट्रक्चर था। उस 4 टियर्ड स्ट्रक्चर को भारत सरकार तुरंत क्या करता है? मुख्य रूप से 2 टियर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, 5% और 18%। तो जीएसटी रैशनलाइजेशन करता है। कुछ सीन प्रोडक्ट्स हैं जिस पर वो 40% भी लगाता है, पर मुख्य रूप से जो 4 टियर स्ट्रक्चर था उसको तोड़कर वह 2 टियर स्ट्रक्चर करता है, जीएसटी को रैशनलाइज करता है, सो दैट द डोमेस्टिक डिमांड पिक्स अप। जैसे डोमेस्टिक डिमांड पिक करेगा तो जो सामान एक्सपोर्ट के कारण जो कंपनीज बंद हो रहे थे, इंपैक्ट हो रहे थे, उनको हमने डोमेस्टिक मार्केट दे दिया। हेंस द अप्रोच ऑफ इंडिया वाज मोर कैलिब्रेटेड, प्रैग्मेटिक एंड द मल्टी डायमेंशनल। जीएसटी रैशनलाइज कर दिया। तो यहां पे हमने अभी तक देखा कि टैरिफ क्या होता है, फिर हमने देखा कि इस टैरिफ वार क्यों हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि 2 फरवरी को एक डील साइन किया गया है। उस डील का नाम है यूएस इंडिया इंटरिम टैरिफ डील। इंटरिम टैरिफ डील, क्या क्या हमने इसमें साइन किया है और क्या क्या इसमें प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आज इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। पहला हमने कहा कि इंडिया इंटेंड्स टू बाई यूएसडी 500 बिलियन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स इन द नेक्स्ट 5 ईयर। सारा बोन ऑफ कंटेंशन इसी पर है। अगर तुम प्रताप भानु मेहता का आर्टिकल पढ़ो या किसी का आर्टिकल पढ़ो तो सारा लोग इसी चीज को हाईलाइट कर रहा है। भारत कह रहा है कि अगले 5 साल में हम अमेरिका से 500 बिलियन यूएस डॉलर का सामान खरीदेंगे। मतलब मोटा मोटी हर साल 100 बिलियन का सामान तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। पर अमेरिका ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये क्यों डील लाया अमेरिका? अमेरिका कहता है कि तुम्हारा ट्रेड सरप्लस है हमारे साथ, इस ट्रेड सरप्लस के खाई को पाटना होगा। कैसे पाटोगे? तुम हमसे 500 बिलियन का कम से कम सामान खरीदोगे। मुख्य रूप से कहां पे सामान खरीदोगे? एयरक्राफ्ट खरीदोगे। अब देखो प्रॉब्लमेटिक एरिया क्या है। आप क्या खरीदेंगे? न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीदेंगे, एयरक्राफ्ट के पार्ट्स खरीदेंगे, आप ये सब सामान हमसे खरीदेंगे। अब यहां पर सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि यह जो था यह वन साइडेड है। अमेरिका हमसे कुछ नहीं खरीदेगा, यह जरूरी नहीं है, पर अमेरिका से हमको खरीदना है 5 साल में 500 बिलियन का। यह एक वन साइडेड अप्रोच है, यह वन साइडेड डील है। पहली बात। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इससे दिक्कत क्या है। मुख्य रूप से वो कहता है कि आपको एयरक्राफ्ट खरीदना पड़ेगा। मुख्य रूप से हमको कहता है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के रिएक्टर्स आपको खरीदने पड़ेंगे। भाई क्यों हम तुम्हारा एयरक्राफ्ट खरीदेंगे? हमको मन है रफाल खरीदने का, हम क्यों तुम्हारा बोइंग का खरीदेंगे? हम तुम्हारा क्यों आउटडेटेड सामान खरीदेंगे? हमको अगर रफाल अच्छा डील देता है, फ्रांस अच्छा डील देता है तो वो खरीदेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि पर्टिकुलर सेगमेंट से अगर हमको 500 बिलियन का सामान खरीदना पड़ जा रहा है कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र से, तो ये तो हम अपने चॉइस को लिमिट कर रहे हैं। आप अननेसेसरी हमारे चॉइस को लिमिट कर दिए। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द वन साइडेड, एक तरफा इंपोजिशन किया गया है 500 बिलियन का। और यहीं पर सारा विरोध हो रहा है कि भारत को यह चीज नहीं साइन करना चाहिए था। अब ध्यान से देखो भारत सरकार का क्या स्टैंड है। भारत सरकार कह रहा है कि भाई देखो ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है, हम लोग हवाई जहाज बोइंग से खरीदते ही हैं। बोइंग अमेरिकन कंपनी है, हर साल मोटा मोटी यूएसडी 50 बिलियन का हम लोग डील करते हैं बोइंग के साथ, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे, इतना बड़ा इशू नहीं है। भारत मुख्य रूप से प्रति साल यूएस डॉलर 30 बिलियन का कोकिंग कोल खरीदता है विश्व लेवल से। तो ये जो कोकिंग कोल है ये हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खरीद लेंगे और 50-80 ऐसे ही मेरा आराम से हो गया। ये कोकिंग कोल क्या होता है? देखो जो कोल होता है वो सबसे अच्छा क्वालिटी कोल है एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो बिट्यूमिनस का एक स्पेशल वेराइटी ऑफ द कोल होता है उसको तुम कहते हो कुकिंग कोल।
जो कोकिंग कोल होता है वह वो कोल है जो मेटालर्जी में इस्तेमाल होता है, हेंस इट इज ऑफन कॉल्ड एज द मेटालर्जिकल कोल। जब तुम आयरन को स्मेल्टिंग करते हो तो वहां पर जो कोयला होता है वह एंथ्रासाइट बिटुमिनस लिग्नाइट नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम और आप जो इस्तेमाल करते हैं वो एक पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ द कोल होता है जिसका नाम होता है कोकिंग कोल, हेंस इट इज कॉल्ड एज द मेटालर्जिकल कोल, जो आयरन के स्मेल्टिंग में इस्तेमाल होता है। तो मोटा मोटी 30 बिलियन का प्रति साल हम लोग कुकिंग कोल इंपोर्ट करते हैं। उस स्थिति में अच्छा ये रहेगा कि भाई अमेरिका से ही ले लेंगे। तो भारत सरकार का ये स्टैंड है, हम लोगों का ये स्टैंड है कि भाई जब एयरक्राफ्ट पर्टिकुलर एरिया हो गया, जब तुम बोल रहे हो कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का हमको सामान खरीदना होगा, तो हम अपने चॉइस को लिमिट कर रहे हैं, नैरो कर रहे हैं, एंड इट इज नथिंग बट इट इज द कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल सिक्योरिटी। हम तुम्हारा हवाई जहाज क्यों खरीदेंगे भाई? हमको अगर रफाल पसंद है, रसिया का मानते हैं कोई कोई जहाज पसंद है, तो उसको खरीदेंगे। यह जो एक तरफा इंपोजिशन है ये बहुत ही खतरनाक है और सारा जो डील हुआ है इसी के खिलाफ आवाज उठ रही है। सेकेंड, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस द टैरिफ ऑन द ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन, नट्स, फीड, वाइन, सरगम एक्सेट्रा। बेसिकली तुम देखो, हम लोग अपने टैरिफ को रिड्यूस करेंगे या जीरो करेंगे नट्स पर, वाइन्स पर, एप्पल पर। तो यहां पर दिक्कत क्या है कि इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है हिमाचल का किसान, इसका सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर का किसान, क्योंकि यहां पर वालनट्स मिलता है, रेजिन्स मिलते हैं, जो आप छुहाड़ा खाते हैं, रेजिन्स खाते हैं, ब्लूबेरीज वगैरह खाते हैं, हिमाचल वगैरह में बहुत होता है। तो इन किसानों का कहना है कि अमेरिका की जो सामान है वह भारत को डंप कर देगा और हमारा जो जीव को उपार्जन का जो साधन है उसको नष्ट कर देगा। सनद रहे कि जो ये क्या है, ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन, ये बेसिकली इथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है। पिछले साल तक तुम देखोगे भारत ने ₹0 का ही ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन खरीदा है, नहीं खरीदा है क्योंकि हमारा घर पे उत्पादन हो जाता है, भारत में उत्पादन हो जाता है। पर जब उसके टैरिफ को तुम रिड्यूस करोगे तो हमारे मार्केट को फ्लड करेगा और इसके कारण हमारा जो डोमेस्टिक किसान है वो प्रभावित होंगे। रेसिप्रोकल टैरिफ ऑफ 18% ऑन द टेक्सटाइल, लेदर, रबर, केमिकल्स। हम लोग जो टेक्सटाइल लेबर वगैरह, लेदर वगैरह है, इस पे 18% का टैरिफ लगाएंगे और यहां पर इट कम्स इन आवर फेवर। यहां पर तुम देखोगे कि यहां पे भारत को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भारत को मिल जा रहा है? अगर तुम देखोगे कि चाइना पर अभी अमेरिका कितना टैरिफ लगाए हुए है, अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 34 से 37% के आसपास डिफरेंट प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए हुए हैं। अगर हमको ठीक से याद है तो वियतनाम पर तकरीबन 20% का टैरिफ लगाए हुए हैं या 19% का लगाए हुए हैं। बांग्लादेश पर भी तकरीबन 20% का टैरिफ लगा हुआ है। टेक्सटाइल वगैरह में हम पर 18% का भारत पर टैरिफ लगा हुआ है। तो अमेरिकन मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटर कौन है? बांग्लादेश है, वियतनाम है, थाईलैंड है। तो इन पर टेक्सटाइल वगैरह में हमसे ज्यादा टैरिफ लगा हुआ है, अमेरिका ने लगा कर रखा है। इस स्थिति में हमारे भारत के जो टेक्सटाइल और लेदर के जो व्यापारी हैं इनको एक उनके ऊपर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है, इसीलिए एक्सपोर्ट जो है बूस्ट कर रहा है एंड दिस थिंग इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर। अभी कितना लग रहा था? 50%। तो उस स्थिति में जो भारत का टेक्सटाइल है, लेदर है, जेम्स एंड ज्वेलरी है, वह कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेजेस पोजीशन में था, पर अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पोजीशन में आ चुका है। जीरो टैरिफ ऑन द जेम्स एंड ज्वेलरी। याद रखना कि भारत का सबसे बड़ा जेम्स एंड ज्वेलरी में लार्जेस्ट एक्सपोर्ट भारत कहां करता है? वह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में करता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है जेम्स एंड ज्वेलरी को। वहां पर अमेरिका ने कहा है कि 0% हम टैरिफ कर देंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर, दिस इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर, दिस इज गोइंग टू बी इन आवर फेवर। सम थिंग्स आर गोइंग टू बी इन द फेवर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पर याद रखना कि कोई भी डील साइन होता है तो कुछ गिव करना पड़ता है, कुछ टेक करना पड़ता है, और यही तो डील की सुंदरता है। एस्टेब्लिश द रूल्स ऑफ द ऑरिजिन। दोनों ने कहा है कि भाई अगर मानते हैं कि भारत से कोई सामान एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहां पर सर्टिफाइड हो कि यह सामान भारत से है। ऐसा नहीं कि भारत का सामान बांग्लादेश भेज दिया जाए और फिर बांग्लादेश से अमेरिका भेज दिया जाए। तो वो सामान कहां बना है उस प्रोडक्ट पर कैटेगोरिकली मेंशन हो, सो दैट रीरूटिंग नहीं हो सके, दूसरे देश के मार्फत हमको नहीं भेजा जा सके जहां पर टैरिफ ज्यादा है। ऐसा नहीं हो कि चाइना क्या करे कि चाइना अपना सामान भारत को भेज दे और भारत फिर अमेरिका को भेज दे, क्योंकि चाइना पर 34 से 35% का टैरिफ लगा रखा है, भारत पर 18% का टैरिफ है। तो रीरूटिंग नहीं हो, इसीलिए रूल्स ऑफ ऑरिजिन के लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। अमेरिका कह रहा है कि अगर आपके यहां से सामान की उत्पत्ति हुई है तो मार्क होना चाहिए कि दिस हैज बीन प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया।
इंडिया एंड यूएसए विल एड्रेस द नन टैरिफ बैरियर। अगला पॉइंट है कि हम और आप नन टैरिफ बैरियर को खत्म करेंगे। जैसे पेपर वर्क को भारत ने कहा है कि भाई हम पेपर वर्क को खत्म करेंगे, सारा चीज को हम डिजिटल कर देंगे। अमेरिका से हम लोग कह रहे हैं कि फाइटो सैनिटरी मेजर्स के नाम पर आप हमारे सामान को रिजेक्ट मत करिए। क्या होता है फाइटो सैनिटरी मेजर्स? जैसे हम और आप मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं भी है फिर भी खा लेते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट कैटेगोरिकली लिखा होना चाहिए, एक्सपायरी डेट कैटेगोरिकली लिखा होना चाहिए, उसमें कितना कैलोरीज हैं ये लिखा होना चाहिए, उसको बनाने में किस फैक्ट्री में कितना सेफ्टी नॉर्म्स रखा गया है ये मेंशन होना चाहिए, कितना हाइजीन है ये मेंशन होना चाहिए। अगर ये सब चीजें नहीं मेंशन है तो उन चीजों को वो रिजेक्ट कर देता है कि वह कितना सफाई से बनाया गया है, बनाते वक्त ग्लव्स का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं, टोपी का इस्तेमाल हुआ है कि नहीं। नहीं तो यहाँ पे तुम रेस्टोरेंट में तुम जाओ, बिना टोपी का दे देगा, उसका बाल गिर जाएगा तुम्हारे खाने में, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है कि नहीं, है ना। तो इसको तुम कहते हो फाइटो सैनिटरी मेजर्स एंड द स्टैंडर्ड्स। तो भारत ने कहा है कि इस ग्राउंड पे आप भी थोड़े से नरम बनिए और इस ग्राउंड पर हम भी थोड़े से नरम होते हैं, और ये जो नन टैरिफ बैरियर है जिसको आप इनविजिबल वाल के रूप में देखते हैं, इसको खत्म किया जाए और संबंधों को आगे बढ़ाया जाए। अभी वीडियो के अंत में एक टेलीग्राम लिंक होगा, उस टेलीग्राम लिंक में हम पीडीएफ एक डाल देंगे। वह जो पीडीएफ होगा वह एक रीडिंग मटेरियल के रूप में इस्तेमाल तुम करना, और वो जो पीडीएफ है वो बहुत ही डिटेल्ड पीडीएफ है, और इंडिया यूएस संबंध पर उसको तुम एक बार पढ़ लोगे इस वीडियो के बाद तो तुमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। जो रीडिंग मटेरियल जो पीडीएफ है इसको हमने हिंदी में भी डाल देंगे और इंग्लिश में भी डाल देंगे। इस लेक्चर के अंत में हम एक क्वेश्चन देंगे आपको लिखने के लिए, उस क्वेश्चन का उत्तर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर लिखिएगा। वेबसाइट का नाम है बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आप उत्तर को लिख के फोटो खींच के आप वहां पर अपलोड कर दीजिएगा, और अगर आप अपलोड करेंगे तो उसको हम खुद बैठ के रिव्यू कर देंगे और वेबसाइट पर ही हम आपको फीडबैक दे देंगे। आई विल गिव यू द फीडबैक ऑन द वेबसाइट, ठीक है। और जो भी अमोक के स्टूडेंट हैं, फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, वो क्या करेंगे कि इस प्रश्न का उत्तर जो लास्ट में हम देंगे आप लिख के अपने मेंटर को दे दीजिएगा, मेंटर आपको चेक करके दे देगा, ठीक है। ये वीडियो इस तरह से बनाया जा रहा है कि यह वीडियो यूट्यूब पर भी जाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों का डिमांड था कि यूट्यूब पर भी इस वीडियो को डाल दीजिए। तो वहां पर जो बच्चे हैं, जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं, आप वेबसाइट पर जाकर उत्तर लिखिए, वहां पर हम चेक कर देंगे। जो कोर्स के बच्चे हैं वो आप अपने इवेल्युएटर जो आपका मेंटर है उसको लिखकर आप सबमिट कर दीजिए, वो आपका चेक करके दे देंगे पूरा डिटेल से टैब पर। अब देखो यह जो डील हुआ इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहला बात यह है कि डोमेस्टिक अपग्रेडेशन एंड द वैल्यू एडिशन। जैसे अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत क्या करता है, टेक्सटाइल सेक्टर को देखना स्टार्ट करता है। भारत तुरंत मेक इन इंडिया चिल्लाना स्टार्ट करता है। पहले तो भाई नारा देकर चुपचाप हो गए थे, पर जब देखा इन्होंने कि भाई हमारा एमएसएमई सेक्टर मार खा जाएगा, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर मार खा जाएगा, हमारा लेदर सेक्टर मार खा जाएगा, फटाक से इनका ध्यान चला जाता है टेक्सटाइल उद्योग पर, फटाक से इनका ध्यान चला जाता है आर्टिजन्स एंड द हैंडीक्राफ्ट पर, और बोलते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं, तुम अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करो, सिस्टम को अपग्रेड करो। तो मेरे भाई इस कारण के लिए डोमेस्टिक अपग्रेडेशन एंड द वैल्यू एडिशन, मेक इन इंडिया पर दोबारा सरकार का फोकस क्यों होता है? अगर यह टैरिफ वार नहीं हुआ होता, अगर अमेरिका ने 50% टैरिफ नहीं लगाया होता, तो मेक इन इंडिया बस एक नारा रह जाता, उस पर सरकार की ध्यान नहीं जाती। पर वही जो आपको पहले बताए कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको सीखने के लिए एक हादसा जरूरी है। यह एक हादसा था जो भारत सरकार को सचेत करता है कि अंततोगत्वा मेक इन इंडिया ही भारत को महाशक्ति बना सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट के लिए बहुत जरूरी था। जब इंडिया और यूएस का ट्रेड वार चल रहा था तो सबसे ज्यादा जानते हो मजा कौन ले रहा था? चाइना मजा ले रहा था। चाइना बार बार बोल रहा था और क्वेड क्वेड खेलो और क्वेड बनाओ, और तुम एक काउंटरवेट बनने की कोशिश तुम लोग कर रहे थे कि चाइना को हम लोग पैसिफिक में ब्लॉक करेंगे, एक काउंटरवेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। तो यह जब ट्रेड युद्ध चल रहा है, टैरिफ युद्ध चल रहा है, चाइना मजा ले रहा था। बट दिस डील led to what? This led to sending of a very strong message that India and USA is still a counterweight, to Chinese aggression, in Indo-Pacific. तो जो तुम मजा ले रहे थे, तुमको मजा हमने खत्म कर दिया, हम लोग फिर दोस्त साथ में हो गए। तो पहला कि
इस टैरिफ वार के कारण डोमेस्टिक अपग्रेडेशन हुआ, सरकार का नजर मेक इन इंडिया पर जाता है और सरकार एसीजेड पर ध्यान देता है, टेक्सटाइल उद्योग पर ध्यान देता है और उसको नर्चर करना स्टार्ट करता है। स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट कर लिया, सरकार अपनी साख बचा लेती है, भारत अपना साख बचाता है कि नहीं, हम और अमेरिका भी साथ में है एंड वी विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर योर एग्रेशन इन द इंडो पैसिफिक। रिड्यूस्ड अनसर्टेनिटी एंड द ट्रेड स्टेबलाइजेशन। आप देखिएगा जब टैरिफ वार चल रहा था तो रूपी कितना अनस्टेबल था, जब टैरिफ वार चल रहा था तो ओवरऑल गोल्ड का स्थिति कितना फ्लक्चुएट कर रहा था, जब टैरिफ वार चल रहा था तो आपका जो स्टॉक मार्केट है वह कितना वोलेटाइल हो चुका था। तो इस डील के साइन होने के कारण रूपी स्टेबल दिख रहा है, जो हमारा ट्रेड जो स्टॉक मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा था वो स्टेबल हो गया है, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा है, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इट लेड टू द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो ये क्या कहता है कि 19% एक्सपोर्ट तो हम लोग केवल कर रहे थे अमेरिका के पास, हम लोग तुरंत क्या करते हैं, मदर ऑफ ऑल डील साइन करते हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से बात बढ़ा रहे हैं, जापान से बात बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा अमेरिका के पर डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था। उस डिपेंडेंस को कम करने के लिए सॉरी, अगर ये चीज नहीं होता तो यह डिपेंडेंस कभी कम नहीं होता। इस डिपेंडेंस कभी कम हुआ जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो इस टैरिफ से निजात पाने के लिए हमने ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन किया, हमने निगोशिएशंस को तेज किया, और यह जो निगोशिएशंस है यह भारत के लिए बहुत जरूरी था और यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग ट्रेड डाइवर्सिफाई किए, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील साइन किए, और भी देशों के साथ बातचीत में हैं कि हम आपके साथ डील पर हैं। नहीं तो इधर बाबू सब जो है आपको पता ही है, बैठ के एकदम फाइल पर सांप एकदम कुंडली मार के बैठा रहता है, बस नौटंकी इनका चल रहा था। तो ये हादसा बहुत जरूरी था। पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ है भारत पर? इट क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेंट ऑन द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अरे भाई, तुम हमको बताने लगे कि तुम रसिया से तेल नहीं खरीदोगे। अरे भाई, जब हम रसिया से जब हम तेल खरीद रहे थे तो हम लोग बहुत सस्ता दर पे खरीद रहे थे। जब सस्ता दर पे खरीद रहे थे तो जो क्रूड ऑयल है उसका भारत में प्राइस बहुत स्टेबल है। मुख्य रूप से जो हम लोग ट्रेड जो करते हैं हम लोग तेल को इंपोर्ट करते हैं। रसिया जो हमको तेल दे रहा था बहुत ही सस्ते दर पे दे रहा था, पर अब जो हम रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे तो ये तो तुम डिक्टेट न कर दिए भाई कि तुम किससे तेल खरीदोगे, किससे तेल नहीं खरीदोगे। ये कुछ नहीं है, इट इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन द सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया। सॉवरेनिटी ऑफ द इंडिया का के साथ कॉम्प्रोमाइज है। भारत का जो विदेश नीति है क्या है, वह डीहाइफिनेटेड पॉलिसी है। व्हाट इज दिस डीहाइफिनेशन पॉलिसी? डीहाइफिनेशन पॉलिसी का मतलब है कि आपसे हमारा किस देश से क्या संबंध रहेगा आप हमको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम एक सॉवरेन मुल्क हैं। वी आर फ्री टू टेक आवर ओन डिसीजंस इन द फेवर ऑफ द इंडियन पीपल, बट दिस टाइम द एक्सटर्नल पार्टी हैज डिक्टेटेड द टर्म्स टू द इंडिया कि तुम रसिया का तेल नहीं खरीदोगे, एंड वी आर अबाइडिंग बाय दैट। डोंट यू थिंक दैट इट इज अ कंप्रोमाइज ऑन द ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिया? इट इज अ कंप्रोमाइज ऑन द एक्सटर्नल अफेयर पॉलिसी ऑफ द इंडिया। इट इज अ डेंट ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया। भारत आज तक ऐसा कभी नहीं किया है कि कोई देश हमको डिक्टेट करेगा कि तुम किससे तेल खरीदोगे, किससे तेल नहीं खरीदोगे। तो दिस हैज क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डेंट ऑन द सोवरेनिटी ऑफ द इंडिया, ऑन द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिया। तो ये पॉइंट बहुत ही शानदार पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका ने हमको झुका दिया और बताया कि तुम किससे तेल खरीदोगे, किससे तेल नहीं खरीदोगे, और यही सबसे बड़ा विरोध का कारण है इस डील का। सेकेंड, डोमेस्टिकल पॉलिटिकल बैकलैश। तुम देखो कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि यह जो हिमाचल प्रदेश का किसान इंपैक्ट होगा, फिर जम्मू कश्मीर का किसान इंपैक्ट होगा नट के कारण, फिर जो डोमेस्टिक डिस्टिलरीज ग्रेन है उसके कारण बिहार का किसान इंपैक्ट होगा, यूपी का किसान इंपैक्ट होगा। तो उसके कारण इन लोगों ने कहा है कि हम लोग हड़ताल करेंगे, क्योंकि यह जो मोदी सरकार है, यह जो भारत की सरकार जो है, यह किसानों के हित का ध्यान नहीं रखा है। लिंगरिंग द स्ट्रक्चरल स्ट्रेस। देखो भाई, कुछ भी हो, यह जो तुम 18% का टैरिफ लगाए हो ना, अभी ये एक हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को शॉक दिया है। याद रखना, एमएसएमई सेक्टर इंपैक्ट अभी भी है, लेदर सेक्टर अभी भी इंपैक्टेड है, टेक्सटाइल सेक्टर अभी भी इंपैक्टेड है। इस स्ट्रेस से उसको निकलने में टाइम लगेगा, क्योंकि 18% जो है, आप बोलेंगे कि सर हमको तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, पर क्या होगा जब अमेरिका उस देश के साथ भी डील साइन कर लेगा? उस केस में हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चला जाएगा और इस शॉक से उबरने में हमको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इस शॉक से तुम तभी उबर सकते हो जब तुम टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अपग्रेड करोगे और इफिशियंसी को इंप्रूव करोगे। नन टैरिफ रोड ब्लॉक्स।
अब देखो, अमेरिका तो कह दिया है कि हम भी टैरिफ कम करेंगे, पर अमेरिका फाइटोसैनिटरी मेजर्स को लेके, फाइटो हेल्थ और हाइजीन को लेके बहुत ही स्ट्रिक्ट है। अमेरिकन लोग बहुत इन सब चीजों पर है कि हाइजीन क्या था। अब तुम रोड पर गोलगप्पा खा रहे हो, वही हाथ से लेगा, ऐसे ऐसे बाल करेगा, ऐसे ऐसे पसीना से शरीर को ऐसे नोचेगा, और वहीं हाथ से तेल में डाल के पानी में डाल के भैया लीजिए, और तुम खूब चटकारा मार के खाओगे। क्या रोड साइड वाला पे स्वाद है। अमेरिका में ऐसा नहीं होगा। वहां पर देखोगे कि ग्लव्स रहेगा, वहां पर तो पानी पूरी थोड़ी खाता है, कुछ भी खाएगा तो ग्लव्स रहेगा, जो हेयर कैप्स रहेगा। तो वो सेफ्टी को लेकर, हाइजीन को लेकर, प्रोडक्ट की कैलोरीज को लेकर। अब भारत में बनाएगा सब रिफाइंड ऑयल डलडा में और लिख देगा कि बनाए हैं मस्टर्ड ऑयल और ओलिव ऑयल में। वहां पर ये सब नहीं चलता है, वहां पर टेस्टिंग बहुत ही स्ट्रांग है। तो ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है, यह एक रोड ब्लॉक के रूप में काम करेगा, क्योंकि अमेरिका इस पर तनिक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। और भारत जो एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे जो हमारे सामान होते हैं, यह नॉन टैरिफ बैरियर के कारण रिजेक्ट होते हैं। कॉम्पिटिटिवनेस कंसर्न, भाई क्या होगा जब वो बांग्लादेश के साथ साइन कर लेगा? क्या होगा जब वो वियतनाम के साथ साइन कर लेगा? क्या होगा जब टैरिफ को चाइना के साथ साइन कर लेगा? उस केस में जो तुमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला हुआ था, नहीं मिलेगा, और उस समय बहुत दिक्कत होगा। अब हम लोग देखते हैं कि आगे की राह क्या हो, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। तो वे फॉरवर्ड ये है कि फोकस ऑन द एनर्जी ट्रांजिशन। मुख्य रूप से सारा खेल तेल का था, तो हम लोग क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में, डीजल गाड़ी में। हम लोग को ईवी ट्रांजिशन पर फोकस करना चाहिए। ईवी ट्रांजिशन पर फोकस करेंगे तो रशियन ऑयल पर भी हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा, फिर अमेरिकन ऑयल पर भी हमारा डिपेंडेंस कम हो जाएगा, ईरान के ऑयल पर भी डिपेंडेंस कम हो जाएगा, अरब कंट्रीज के ऑयल पर डिपेंडेंस कम हो जाएगा, और ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट होता है उसको भी कम करेगा। तो भारत सरकार को खूब जोर से वह R&D पर खर्चा करना चाहिए और एनर्जी ट्रांजिशन पर फोकस करना चाहिए। भारत सरकार को नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर फोकस करना चाहिए और खूब इंपेचस देना चाहिए, ताकि हमारा डिपेंडेंस कम हो और एनर्जी ट्रांजिशन हो सके। और जैसे एनर्जी ट्रांजिशन होगा, अरब पर हमारा डिपेंडेंस कम होगा, अमेरिका पर कम होगा, और रसिया पर भी कम होगा। फोकस ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव WTO रिफॉर्म्स। भाई देखो, अभी जो है कि ये कहा जाता है कि व्हेन अमेरिका स्नीजेस द वर्ल्ड कैचेस फीवर। अमेरिका एक बार छींकता है, आप देखिए कि गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। अमेरिका एक बार देखो, मन चाहता है वेनेजुएला का राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेता है, मन चाहता है पे 50% टैरिफ लगा देता है, मन चाहता है आपको बोलता है कि तुम रसिया से तेल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। आपको नहीं लगता है कि एकदम एक तरफा काम कर रहा है? आपको नहीं लगता है कि अमेरिका जो भारत का जो संबंध है वह गिव एंड टेक पर बेस्ड है? आपको नहीं लगता है कि हमको वो किस लेंस से देख रहा है? हमको वो केवल ट्रेड के लेंस से देख रहा है, केवल ट्रेड वाला हमारा संबंध है। 2 मिनट के अंदर 50% लगा दिया। रसिया तो हमारे साथ कभी नहीं करता है। जब भी पाकिस्तान का इशू आएगा, वो पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है। और जब क्वेड का बात आता है तो बोलता नहीं नहीं, चाइना को हम लोग को काउंटर करना है। तो वह बहुत ही एक जो देश है, बहुत ही थर्ड ग्रेड का रिजाला टाइप का देश है। रिजाला वर्ड समझते हो ना? अगर नहीं समझते हो तो कमेंट करके बताना कि रिजाला वर्ड क्या होता है। तो रिजाला टाइप का देश है जो हर संबंधों को गिव एंड टेक के दृष्टिकोण से देखता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि वी नीड टू फोकस ऑन द WTO रिफॉर्म्स। और WTO रिफॉर्म्स क्या कहता है? WTO कहता है कि टैरिफ को कम करिए, और एक तरफा आप टैरिफ नहीं लगा सकते हैं। जब अमेरिका इस तरह का काम करता है तो WTO रिफॉर्म्स करना ही नहीं चाहता है। जैसे WTO में एक बॉडी है जिसका नाम है एपिलेट बॉडी, वहां एपिलेट बॉडी पर नियुक्ति ही नहीं हो रहा है क्योंकि अमेरिका चाहता ही नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस बने जो टैरिफ को डिक्टेट करे, वो हमको बताए कि किस तरह से तुम्हें ट्रेड करना है। अमेरिका नहीं चाहता है, और पूरे विश्व के देश को मिलकर साथ में आना चाहिए, WTO रिफॉर्म्स पर बात करना चाहिए, ताकि अमेरिका जो तानाशाही करता है, जिस तरह का रंगबाजी का इसकी रवैया है, इसको रोका जा सके, इसको कम किया जा सके। फोकस ऑन द प्लूरिलैटरल कॉर्पोरेशन। भाई भारत जो है, केवल USA के साथ तुम ट्रेड मत करो। यूरोपियन यूनियन के साथ डील साइन किए हो, बहुत अच्छा है। अब तुम डील जापान के साथ साइन करो, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करो, अरब कंट्रीज के साथ साइन करो। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ट्रेड इंबैलेंस है, उसको पता है कि इनका डिपेंडेंस हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है, इनका एक्सपोर्ट का 19% हमको करते हैं। तो चूंकि वो हमारी कमजोर नस को पकड़ चुका था, तो उस नस को दबा दिया। तो हमको जरूरत यह है कि प्लूरिलैटरल कॉर्पोरेशन हो, डिफरेंट डिफरेंट देश के साथ हम ट्रेड करें, ताकि एक देश पर डिपेंडेंस कम रहे, ताकि वो हमको रॉन्ग साइड में रब नहीं कर सके।
डाइवर्सिफाई द एक्सपोर्ट मार्केट, अपने एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाई करिए, अमेरिका पर डिपेंडेंस कम करिए, वियतनाम को भेजिए, थाईलैंड के साथ अच्छा संबंध रखिए, सिंगापुर के साथ अच्छा संबंध रखिए, बाकी देशों के साथ संबंध अच्छा रखिए, ताकि आप अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर सके, सो दैट आवर डिपेंडेंस ऑन द अमेरिका डिक्रीजेस। देयर हैज टू बी अ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। हम बार बार बोल रहे हैं कि अमेरिका सब चीज साइन करेगा, पर वह नॉन टैरिफ बैरियर में बहुत बदमाशी करता है, हमारे सामानों को हाइजीन पर रिजेक्ट करता है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर रिजेक्ट करता है, कैलोरीज पर रिजेक्ट करता है, उसके पैकिंग पर रिजेक्ट करता है, उसके बॉटलिंग पर रिजेक्ट करता है। उसके लिए क्या करिए, उसके लिए एक कमिटी का निर्माण होना चाहिए कि भाई कोई भी इशू हो तो इसमें एक इंडियन बैठा हो और एक विदेशी अमेरिकन बैठा हो, कोई भी अगर सामान को रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसी स्तर पर, इसी लेवल पर इसको हम लोग खत्म कर लें, सॉर्ट आउट कर लें, ताकि जो हमारा जो निगोशिएशन हुआ है वो राइट स्पीड में रहे, सही डायरेक्शन में रहे। तो ये हमारे कुछ वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप लिखेंगे। क्वेश्चन ये है कि द इंडिया यूएस टैरिफ डील हैज बीन प्रोजेक्टेड एज अ प्रैग्मेटिक step to ease the trade frictions and stabilize the bilateral economic engagement. In this context, discuss the major provisions. Major provisions को discuss करिए and critically examine the positive and the negative impact of this deal on India. भारत पर इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या हुआ है, इसको डिस्कस करिए। 38 नंबर का क्वेश्चन है, तो मोटा मोटी आप 400 वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, जो भी YouTube पर लोग देख रहे हैं, आप क्या करेंगे कि वेबसाइट पर जाकर, वहां पर पोर्टल है, वहां पर आप क्लिक करेंगे और आप वेबसाइट पर इसको अपलोड कर दीजिएगा, हम उसको रिव्यू कर देंगे। जो भी अमोघ और फाउंडेशन के लोग हैं, आप लिखकर सीधा इस क्वेश्चन को मेंटोर को दे दीजिएगा, मेंटोर कर देगा। अमोघ फाउंडेशन वगैरह के जो भी स्टूडेंट हैं, करंट अफेयर्स के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है कि हम इस पे एक राइटअप देंगे पढ़ने के लिए, और हम इसका एक शॉर्ट नोट हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार करके दे देंगे। वो आपके टेलीग्राम, आपके वो पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा। और जो यूट्यूब पर हैं, हम टेलीग्राम में एक लिंक डाल दे, वीडियो के अंत में एक टेलीग्राम लिंक है, उस पर क्लिक करिएगा तो आपको इस पर एक बहुत डिटेल राइटअप हम दे देंगे इंडिया यूएस पर। आप उसको पढ़ लीजिएगा तो बहुत ही कैटेगोरिकल आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो जरूर बताइएगा कि कहां पर सुधार करने की गुंजाइश है, ताकि हम लोग और अच्छा वीडियो बना सके। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।